हेलो 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 वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। मैंने 3 गेट के एक्सेल के वीडियोस डाल रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री। जूलॉजी के सॉल्यूशंस अभी मैं बना रहा हूँ, जैसे वो बन जाते हैं मैं अपडेट आपको कर दूंगा। ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो CSIR और जो गेट का पेपर है वो नजदीक है। CSIR तो हमारा लगभग सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में ही है, मेरे ख्याल से 18 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो उसी का एक रिवीजन सीरीज मैंने बनाया है। ये वो तरीका है जिससे मैंने अपनी तैयारी करी थी, मुझे लगता है कि मुझे वो बेनिफिट किया था। तो आई होप कि वो आपको भी बेनिफिट करेंगे। ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स की। राइट। इंपॉर्टेंट टेबल्स की बात करने जा रहे हैं जो कि गेट के एग्जाम के लिए, CSIR के लिए, ICMR के लिए, DVT के लिए, या कोई भी आपके लाइफ साइंस के एग्जाम्स हैं जैसे ICAR हो गया, या कोई भी आप जो PhD एंट्रेंसेस देते हैं, अ, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी फॉल करती है। राइट। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमारा रहेगा कुछ टेबल्स। मैं प्रीवियस ईयर वाली टेबल्स भी लाऊंगा। रिमेम्बर, मैं प्रीवियस ईयर वाली टेबल्स भी लाऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में लाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके कुछ प्रोमिनेंट टेबल्स आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। आज जो हमने बुक कवर करी है वो लेनिंजर कवर की है, लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री कवर की है। उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट करी है, लेकिन ये आधी लेनिंजर कवर्ड है। लगभग लेनिंजर में 27-28 चैप्टर्स है, मैंने आज 14 चैप्टर्स तक कवर करने की कोशिश की है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक से करेंगे हम। ठीक है। ताकि एक टेम्परामेंट, एक फ्लो बन जाए। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनके PKA, PK1, PK2, PKR दे रखे हैं। इनके सिंबल्स दे रखे हैं, इनके मोलिकुलर वेट्स दे रखे हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। नहीं पता हो तो प्लीज याद कर लीजिएगा। कभी कभार जो क्लीवेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिंगल लेटर अल्फाबेट्स यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको याद होने चाहिए। राइट। और PK1, PK2 आपको कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, PKI कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए इन वैल्यूज का। अगेन ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसको 2 मिनट पॉज करिए, देखिए इसको। ठीक है। एरोमेटिक में कौन से आते हैं, पोलर में कौन से आते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कौन से आते हैं। कभी कभार स्टेटमेंट वाइज में जो C सेक्शन में स्टेटमेंट्स आती हैं उनमें कभी कभार ये सवाल आ जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ओके। ये अगेन अमीनो एसिड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सारे अमीनो एसिड्स के, जो आपको पता होने चाहिए। एक एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा किसमें ग्रुप है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा अनचार्ज है। क्योंकि ये पार्ट C का भी पार्ट बन जाता है और कभी कभार डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ सकते हैं। आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं। राइट। आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है पार्ट बी में या पार्ट सी में। पार्ट बी में पूछेगा तो सिंगल स्टेटमेंट में पूछेगा, टिक वाले में। पार्ट सी में पूछेगा तो टेबल बना के पूछेगा। अब ये पूछ सकता है कि अनकॉमन अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन आ गया, हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन आ गया, एन मिथाइल लाइसिन आ गया, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट आ गया, डेस्मोसिन आ गया। ठीक है। और सेलेनोसिस्टीन आ गया। राइट। ये कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन कॉमन है, बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड नहीं पाए जाते अमीनो एसिड्स। ओके। कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जो अल्फा अमीनो ग्रुप को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, जबकि FTNB, डेनिसिल क्लोराइड एंड डेबिसिल क्लोराइड। अब ये किसमें यूज होते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज होती है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये मुझे बताएंगे कमेंट में लिखकर कि ये जो रिएजेंट्स हैं ये किस चीज में यूज होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, किसके साथ कौन सा होता है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मेटलो प्रोटीन्स में कौन कौन से मेटल्स जो है, कौन कौन सी प्रोटीन्स में काम आते हैं, ये पता होगा आप लोगों को, बट एक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस नहीं होनी चाहिए। अगेन, क्योंकि जैसे क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वी माइट मिस इट।
तो डोंट मिस दीज बेसिक इंफॉर्मेशंस। ओके, उसके बाद ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि यूज होते हैं आपके काटने में, पेप्टाइड्स को तोड़ने में। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो कहाँ कहाँ कट करते हैं? अब जैसे ये प्रोटीएज है जो बैक्टीरियम से है, ठीक है, एक ये पेप्सिन है, ठीक है, ये एन टर्मिनल कटर है, बाकी सारे के सारे सी टर्मिनल कटर है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं क्लीवेज में, ये 2020 में एक सवाल आया था, मैं कभी कराऊंगा आपको, तो उसके दौरान भी मैं आपको ये टेबल दोबारा से दिखाऊंगा। कहाँ कहाँ कट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम कट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना, आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इससे ये समझ में आता है, मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लास्ट अन यूनिफाइड कॉमन एंसेस्टर करके है कुछ, यू का जिसका नाम है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्चिया और यूकैरियोट्स। तो हम देखते हैं कि आर्चिया और यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब कॉमनली एक एक समय पे उनका कॉमन एंसेस्टर्स भी था, ठीक है। बैक्टीरिया पहले डाइवर्ज किए, आर्किया और यूकैरियोट्स बाद में डाइवर्ज किए। इनफैक्ट जो हम जेनेटिक स्टडीज करते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है, राइट। तो ये कहाँ पे क्या क्या आए, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से कहाँ से कनेक्शन आया, एक इंपॉर्टेंट रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। ओके, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल। अल्फा हेलिक्स का फाई और साई एंगल्स क्या होते हैं, बीटा कन्फॉर्मेशन में क्या होते हैं, कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स में क्या होते हैं, बीटा टर्न टाइप 1 में क्या होते हैं, बीटा टर्न टाइप 2 में क्या होते हैं। बेसिक सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में, आता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अगेन रामचंद्रन प्लॉट पे एक सवाल है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स देखिए कहां पर है, पैरेलल बीटा शीट्स कहां पर है, कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स कहां पर है, राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स कहां पर है, लेफ्ट हेलिक्स कहां पर है, राइट हैंडेड हेलिक्स कहां पर है, ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में है। तो ये आते हैं, आते रहते हैं और आने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब प्रोलीन आइसोमर्स के बारे में हम बात करते हैं, प्रोलीन के बारे में बात करते हैं कि एक अमीनो एसिड नहीं है, ये इम्यूनो एसिड है, ठीक है। IMINO इम्यूनो एसिड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली सी ट्रिपल बॉन्ड ओ से सी डबल बॉन्ड ओ से लिंक्ड है, राइट। तो इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज अदर देन प्रोलीन मोर देन 99% आर इन ट्रांस configuration for peptide bond involving amino acids or protein, however about 6% are in such configuration। यानी मेजोरिटी वहां पे भी ट्रांस की ही है, लेकिन इम्यूनो ग्रुप में सिस रिलेटिवली ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि 99% अमीनो एसिड्स में जो अदर देन प्रोलीन है उनमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हाई है, ठीक है। लेकिन जो प्रोलीन अमीनो एसिड है वो चूंकि अमीनो एसिड नहीं है, इम्यूनो एसिड है, IMINO है, उसमें भी ट्रांस की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन टू अदर अमीनो एसिड्स कम है, क्योंकि इसमें 6% सिस है, तो 94% ट्रांस होगा, ठीक है। ओके, बीटा ट्रांस में पाया जाता है। ओके, ये एक आपका सीडी स्पेक्ट्रम है, हर बार सवाल आता है कहाँ कहाँ पीक्स आती है, अल्फा की 2 पीक्स होती है, बीटा की 1 पीक आती है, और रैंडम कॉइल की आरसी की एक ऊपर की तरफ पीक आती है, ये पीक लगभग 208 200 उसके पास आती है बीटा की, अल्फा की एक 210 के आसपास आती है, एक 223 के आसपास आती है, 235 के आसपास आती है। ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार आता है, हर बार आता है, आता रहेगा। ओके, तो इस पे हमें ज्यादा वो करने की, फोकस करने की जरूरत है। ओके, ओके, अल्फा हेलिक्स क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बीटा कन्फॉर्मेशन ट्रिपल हेलिक्स, कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। अब जैसे सल्फाइब्रिन है, ये बीटा कन्फॉर्मेशन, बीटा कन्फॉर्मेशन में आता है। अल्फा केराटिन हेयर, फेदर्स, नेल्स, ये सब अल्फा में आते हैं, ठीक है। कोलिजन ऑफ टेंडन्स एंड बोन मैट्रिक्स बीटा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इनको याद होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, उससे आपको एक एज मिलेगा चीजों को समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे चलते हैं। ओके,
ये कुछ कॉमन प्रोटीन्स है, हालांकि ये वाला टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी जैसे ये पूछ सकते हैं कभी कि किसमें कितना अल्फा हेलिक्स है, किसमें कितना बीटा कन्फर्मेशन है। हालांकि ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इसके ये वाला जो पार्ट है इसको जरूर जरा आप देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक एफिंसन का एक्सपेरिमेंट था राइबोन्यूक्लियस पे। इसमें क्या होता है कि नेटिव स्टेट के अंदर जो प्रोटीन है राइबोन्यूक्लियस ए, वो कंप्लीटली जो है एक्टिव होती है, कैटालिटिकली एक्टिव होती है, राइट। टेबल को भूल जाइए, फिगर पे ध्यान दीजिए, इस वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको 4 डबल बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, ये ये वाले सिस्टीन वाले, राइट। 1 2 3 4, ये एसएच बॉन्ड्स हैं जो एसएस बॉन्ड बने हैं। जैसे ही आपने इनमें एक वो डाला, मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज सल्फर से रिड्यूस सल्फर की तरफ चेंज करता है, तो एसएच फ्री हो जाते हैं। व्हेन द एसएच आर फ्री, ये अनफोल्डेड स्टेट हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट हो जाता है, राइट। जैसे ही आप इसमें रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ यूरिया एंड क्या कहते हैं, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, तो आप देखते हैं कि नेटिव कैटेगरी साइट आर एक्टिवली अगेन वो आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए, जैसे ही आप यूरिया डालेंगे और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल डालेंगे, तो जो एस बॉन्ड एस है, यानी जो सल्फर के डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, वो टूट जाएंगे और एसएच में फ्री हो जाएंगे। जैसे ही आप ये डीनेचुरेटिंग एजेंट्स हटाएंगे, वैसे ही ये वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस पा लेंगे, ठीक है। तो यूरिया डीनेचर्स द डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियस, सॉरी, राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, राइबोन्यूक्लियस। यूरिया जो है डीनेचर करता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, रिड्यूसेस एंड क्लीव्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड टू यील्ड 8 सिस्टीन residues. Denaturing involves the reestablishment of the correct disulfide linkage. अब ये कौन कौन से बॉन्ड्स में लिंकेज होती है, CSIR का सी पार्ट का सवाल बनाया जा सकता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए फालतू में। याद करना हो याद कर लीजिए, नहीं याद करना हो मत याद करिए, पर इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ओके, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका जो प्रोटीन जब आप फोल्ड करते हैं, तो जो शेप्रॉन्स होते हैं HSP70, ये जब ओपन कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, तो इनकी लो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एटीपी। जैसे ही इस पे HSP40 एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की मदद से जो है, ये एक क्लोज्ड HSP70 ADP हाई एफिनिटी के साथ बन जाता है और नेटिव स्टेट में प्रोटीन फोल्ड हो जाता है। इस पे मैं प्रोटीन फोल्डिंग पे एक अच्छी क्लास लूंगा, एक बहुत ही लंबी क्लास लूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये अगेन आपका प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग में 7 एटीपी देखिए लगती है, ग्रो ईएल कॉम्प्लेक्स लगता है, ग्रो ईएस लगता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, उसके बाद 7 एटीपी यूज होती है, और फिर प्रोटीन फोल्ड होती है, ठीक है। फोल्डिंग इंटरमीडिएट इज डिलीवर्ड बाय HSP70 ADP। देखिए, जब वो एटीपी से लिंक्ड होगा तो उसकी लो एफिनिटी होगी HSP की, और जब वो एडीपी से लिंक्ड होगा तब उसकी हाई एफिनिटी होगी। पार्ट सी में क्वेश्चन बन सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे दे रखा है, आते हैं पढ़ते हैं इसको। देखिए, proposed pathway for the action of E. coli chaperones, GROW-EL, a member of the HSP60 protein family, GROW-ES। देखिए, पहली बात तो HSP60 के फैमिली मेंबर्स है और E. coli के शेप्रॉन्स है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, each GROW-EL complex consists of 2 large chambers formed by 2 heptameric rings, ठीक है। GROW-ES is also a heptamer, blocks one of the GROW-EL chambers after an unfolded protein is bound inside unfolded protein, ठीक है। The chambers are the chambers with the unfolded protein is referred to as cis. The opposite one is referred as trans. Folding occurs within the cis chamber during the time it takes to hydrolyze the 7 ATP bound to the subunits in the
heptameric ring. The GRO-ES and the ADP molecules then dissociate and the protein is released. ठीक है? Two chambers of the GRO-EL HSP system alternate in the binding and facilitate folding of the client proteins. ये आपको पता है. Surface and cutaway images of GRO-ES complex. ठीक है? इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो GRO-EL जो प्रोटीन है, फोल्डिंग इंटरमीडिएट डिलीवर्ड बाय HSP 70 ADP, यानी इस समय टाइटली बाउंड है. ठीक है? 7 ATP लगे, GRO-ES हट गया, अंदर प्रोटीन चला गया और 7 ATP खर्च हो गए, 7 ADP में चेंज हो गए. उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुई, ATP और PI निकले, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकले और फोल्डिंग इंटरमीडिएट डिलीवर्ड बाय द HSP 70. फिर 7 ATP आए, GRO-ES आया, GRO-ES ने आगे बाइंड किया और हाइड्रोलाइसिस हो गई और इस तरह से ये साइकिल चलती जाती है. ठीक है? इस साइकिल को और ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए ये फैक्टर्स और ये चीजें याद रखना जरूरी है. आगे चलते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है? अगेन, इफेक्ट्स ऑफ BPG. ठीक है? ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन. ठीक है? जब बीपीजी आपकी बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन के पे किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं ये इसमें दिखा रखा है. बीपीजी कंसंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 5 मिलीमोलर एट सी लेवल एंड अबाउट 8 मिलीमोलर एट हाई एल्टीट्यूड्स. देखिए, 5 मिलीमोलर एट सी लेवल and 8 millimolar at high altitudes. Okay. Note that hemoglobin binds to oxygen quite tightly when BPG is entirely absent. ठीक है? And the binding curve seems to be hyperbolic. ये जब BPG एब्सेंट है तो हाइपरबोलिक कर्व है. अब देखिए, in reality the measured Hill coefficient for oxygen binding cooperatively decreases only slightly from 3 to 2.5 when BPG is removed from hemoglobin, but the rising part of the sigmoidal curve is confined to a very small region close to the origin. ठीक है? जब आपका जो है, जो कोऑपरेटिविटी होती है वो 3 से 2.5 गिरती है हिल कोफिशिएंट की, when BPG is removed from the hemoglobin, but the rising part of the sigmoidal curve, ये वाला, is very close to the origin. ये देखिए. ठीक है? At sea level देखिए, हीमोग्लोबिन इज नियरली सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन इन लंग्स. यहां पे बिल्कुल सेचुरेटेड है. देखिए, सेचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो कर रही है. But just over 60% of the saturated in tissue, so the amount of oxygen released in the tissues is about 38% of the maximum that can be carried in the blood. ये देखिए, ये 38% मैक्सिमम जो कैरीड थ्रू ब्लड हो सकता है. At high altitudes, oxygen delivery declines to about 1.4 to 30% of the maximum. High altitudes में ये 1/4 डिक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम का सिर्फ 30% रह जाता है. An increase in the BPG concentration, however, decreases the affinity of hemoglobin for oxygen. So approximately 37%, ना 38%, ना 37%, 37% of what can be carried in again delivered to the tissues. ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं इसको आराम से समझाऊंगा, पर ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको रिवीजन होना चाहिए इन चीजों का. इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आपके लिए कुछ फिगर्स और कुछ टेबल्स जो है देखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है. आगे चलते हैं. ओके, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन टी, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन आई. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देख लीजिए. ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आर बाउंड टू एफ एक्टिन इन थिन फिलामेंट. अब वो यहीं पे थिन की जगह थिक कर देगा, एक स्टेटमेंट बना देगा,
ABCD में से कौन सी सही है कौन सी गलत है आपको मिल जाएगा. In relaxed muscle, these two proteins are arranged around the actin filament so as to block the binding sites of the myosin. यानी कि ट्रोपोमायोसिन ये वाली एंड ट्रोपोनिन ये वाली प्रोटीन्स ये रिलैक्स स्टेट में मायोस ब्लॉक रहती हैं ताकि मायोसिन बाइंड नहीं कर पाए. ट्रोपोमायोसिन इज अ टू स्ट्रैंडेड कॉइल्ड ऑफ अल्फा हेलिसेस. ट्रोपोमायोसिन ये देखिए एक स्ट्रैंड ऊपर एक स्ट्रैंड नीचे. मैं अगर जूम कर पाऊं तो करूं. मुश्किल है वैसे. कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे गौर से तो आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे होंगे. ठीक है. इट फॉर्म्स हेड टू टेल पॉलीमर्स ट्विस्टिंग अराउंड द टू एक्टिन चेन्स. ये देखिए ये एक्टिन चेन है. एक ये वाली डार्क येलो और एक लाइट येलो एक्टिन चेन है. ठीक है. Troponin is attached to the actin tropomyosin complex at a regular interval of. ये important नहीं है. Troponin consists of three different subunits I, C and T. Troponin I prevents the binding of the myosin head to actin. ठीक है. I जो है वो I का मतलब ही यहाँ पे इनहिबिटरी है. तो ट्रोपोनिन I जो है वो बाइंड करके रखती है, ब्लॉक करती है मायोसिन एक्टिन से ना बाइंड करना है. ठीक है. Troponin C has a binding site for calcium and troponin T links the entire troponin complex to tropomyosin. When a muscle receives a neural signal to initiate the contraction, calcium is released from the sarcoplasmic reticulum. It binds troponin C. जैसे कि calcium troponin C पे आया. This causes conformational change in troponin C, which alters the position of troponin I and tropomyosin so as to relieve the inhibition of troponin I and allow muscle contraction. अगेन डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी. बट अभी के लिए इतना जानना जरूरी है. ओके. अगेन बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल बेसिक सा एक टेबल है कि कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से कोफैक्टर्स के साथ रिलीज करते हैं. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया, ये हो गया कैटालेज हो गया, पायरोवेट काइनेज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, आर्जिनेज हो गया, डाइनाइट्रोजिनेज हो गया, यूरियज हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्राइड हो गया. कौन कौन से आयंस इसमें काम करते हैं दैट सर्व एज अ कोफैक्टर्स फॉर द एंजाइम. ठीक है. सिंपल टेबल है, याद करके देख के चले जाइएगा, आपके नंबर बन जाएंगे. आगे आते हैं. ओके. अगेन ये कौन कौन से कोएंजाइम्स हैं. पहले मैंने कोफैक्टर्स बताए थे, अभी मैं कोएंजाइम्स बता रहा हूँ और इनके काम क्या क्या है एंड हाउ दे आर द डाइटरी प्रिकर्सर्स इन मैमल्स. अब थायमिन फॉस्फेट, विटामिन B1, टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलेट, पैराडॉक्सिल फोलेट फॉस्फेट सॉरी, विटामिन B6, निकोटिनामाइड पता है, लाइपोएट नो नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट. अब जैसे ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट. लाइपोएट. एक सिंपल सा वो बी सेक्शन में पूछा जा सकता है या सी सेक्शन में टेबल की वो स्टेटमेंट की तरफ पूछा जा सकता है. ठीक है. तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं जो कौन कौन से केमिकल ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं. आगे चलते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसमें हालांकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं रखा है, मैं उसको भी आराम से डिटेल में समझाऊंगा. अभी आप कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन देखिए. तो देखिए आप जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख रहे हैं तो आपका जो Vmax है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका 1 Vmax चेंज नहीं हो रहा है तो Vmax चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन आपका 1 Km चेंज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ अल्फा. ठीक है. Vmax यहां से डिटरमाइन करते हैं, अल्फा यहां से Km यहां से डिटरमाइन करते हैं. राइट. तो आपका Km चेंज होगा लेकिन Vmax चेंज नहीं होगा. ठीक है. जब आप अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं तो आपका Vmax भी चेंज होगा, आपका Km भी चेंज होगा. अगेन जब आप मिक्स्ड इनहिबिशन की बात करते हैं तो आपका Vmax भी चेंज होगा, आपका Km भी चेंज होगा. ठीक है. इसी का यहाँ पे वो है आपका कॉम्पिटिटिव. जब आपका इनहिबिशन है तो Vmax चेंज नहीं होगा, Km इंक्रीज हो जाएगा.
अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका दोनों चेंज होगा, Vmax और Km चेंज होगा, मिक्स में भी Vmax और Km चेंज होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव का मैं बताऊंगा भी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ के भी आएंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सी चीज है। ट्रिग्लिसराइड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, OH की पोजीशनिंग क्या है, OH की पोजीशनिंग हम किस कार्बन से देखते हैं, कार्बोनाइल से देखते हैं कि CH2 से देखते हैं, आपको पता होना चाहिए। डी और आर कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। अब जैसे उसने ये पूछ लिया कि 5 कार्बन में इनमें से कौन सा नहीं आता, अब एल डी ये लिक्सोस का नाम दे दिया उसने, अब आपको लिक्सोस पता ही नहीं है कि 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो एग्जामिनर अगर अपनी वाली पे उतर आया, अगर उसको ये लग गया कि उसे टफ पेपर बनाना है, तो वो ऐसे पेपर बनाएगा। और यकीन मानिए अब CSIR का पैटर्न काफी चेंज हो रहा है। अब वो जमाना नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा कि 6-7 मिनट पढ़ के जो है 6-7 यूनिट्स पढ़ के आप जो है अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अब आपको 13 की 13 यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी। आइडिया आपको हर यूनिट का होना चाहिए, यू कैन नॉट मिस एनी यूनिट्स। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको हर एक यूनिट के आगे चाहिए। ओके, ये अगेन कीटोन शुगर कौन कौन सी है, 5 कार्बन 6 कार्बन कौन सी है, जाइलोस कहाँ है, सॉर्बोस कहाँ है, टैगलोस कहाँ है, कौन सी शुगर है, कीटोस है कि हेक्सोस है, मतलब एल्डोस है कि कीटोस है, 6 कार्बन की 5 कार्बन की है। एपीमर पे हर बार सवाल आता है, बिल्कुल सवाल आता है, बार बार आता है, गेट में, CSIR में, DVT में, ICMR में, हर जगह पूछा जाता है। प्लीज पढ़ के जाइए एपीमर्स को। ओके, नाउ हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, इंटरवल आ चुका है, आपकी आधी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, बहुत ही फास्ट हम लोगों ने अभी रिवीजन किया है। अगर आपको अभी तक का सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए ये कंटेंट मैं बड़ा टाइम निकाल के बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ फायदा हो सके। आप लोगों के साथ साथ मेरा भी फायदा इसलिए होता है क्योंकि मुझे भी अपनी नॉलेज को बार बार यूज करने का मौका मिलता है। रिसर्च में, टीचिंग में जितना आप इक्विप्ड रहेंगे नॉलेज के साथ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप आइए, पॉज करिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने रेस्ट ले लिया होगा, मैंने भी रेस्ट ले लिया है। ओके, साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का जो OH ग्रुप है वो नीचे की साइड आता है, इट इज पोजीशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। जो C1 कार्बन होता है उससे अटैच्ड होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो बीटा का जो OH ग्रुप है वो ऊपर की साइड आता है, और ये अगेन एनामेरिक कार्बन है, C1 कार्बन इज द एनामेरिक कार्बन, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, is C1 carbon is attached to oxygen? Yes, anomeric carbon is attached to oxygen. Anomeric carbon is attached to carbon. Anomeric carbon is also attached to a hydroxyl group. It's the position of the hydroxyl group that actually decides whether the glucose ring is in alpha conformation or in beta conformation, right? So you should know this. Okay. Now again, बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आता रहता है, आ जाना चाहिए, आगे भी आता रहेगा। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद अब CSIR में कम लगती है, बट गेट वगैरह के लिए, DVT वगैरह के लिए, ICMR के लिए आ सकता है। CSIR में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि CSIR में नहीं आता, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना सिंपल सवाल पूछेंगे। हालांकि पूछ भी सकते हैं, यू कैन नेवर, CSIR इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो उसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ,
वी कैन ऑलवेज प्रिपेयर, ठीक है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, डेक्स्ट्रिन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, एगेरोस और हाइल्यूरोनिन, ठीक है। ये सारे आपके पॉलीमर्स हैं। इनमें से कौन से हेट्रोपॉलीमर्स है, कौन से होमोपॉलीमर्स है, उनमें क्या लिंकेजेस हैं, उनमें कितनी यूनिट्स आती हैं और उनके रोल्स क्या हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है। एक इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होनी चाहिए। पॉज करिए इस टेबल को याद करिए, समझिए, और इसीलिए आपके लिए ये टेबल्स लाई गई है, ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन जो लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। ओके, आगे चलते हैं। ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जी फॉर्म, जेड फॉर्म पे डीएनए में हमेशा सवाल आते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी पूछेगा आपसे, टेबल वाइज भी पूछ सकता है आपसे, बी सेक्शन में भी पूछ सकता है। वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। अब ये ये सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इन सवालों से प्रोबेबिलिटी बहुत है आने की, ठीक है। तो ये अगेन इसको पॉज करके आप देख लीजिए। एंटी शुगर कंफर्मेशन कहाँ पे है, सिन कहाँ पे है, कौन से फॉर्म में क्या प्रेवलेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप लोगों को सबको पता होगी। सीएसआईआर में भी 2-3 बार पूछा गया है। डीबीटी गेट में का तो फेवरेट सवाल है कि कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनका आरडीटी में क्या क्या यूसेज है और कहाँ कहाँ से उसका क्या काम है। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के कुछ एग्जांपल्स हैं। कौन सा इसमें ब्लंट एंडेड है, कौन सा इसमें जो है स्टैगर्ड कट है, वो आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि अब जैसे उसमें ये पूछ सकता है, उसमें ये पूछ सकता है, जैसे सपोज इको आरवी एच ई, ठीक है, और पीवीयू टू HAE3 इको आरवी, दे ऑल आर ब्लंट एंडेड। अब इसमें ये वो ऐसे सवाल मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो 6-7 लिस्ट आपको दे दे, उसमें से ब्लंट एंडेड और वो जो है स्टिकी एंडेड सवाल आपसे डिफरेंशिएट करने को कह दे। टिपिकल सवाल बनाए जा सकते हैं, डिफिकल्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, ये कॉमनली यूज्ड प्रोटीन टैग्स हैं, कौन कौन से यूज होते हैं। प्रोटीन ए किसके लिए यूज होता है, हिस्टिडीन किसके लिए यूज होता है। हिस्टिडीन तो निकल निकल क्रोमेटोग्राफी जिसने पढ़ी है, निकल स्टेडिन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उसने ये एग्जाम्पल तो पढ़ा है निकल स्टेडिन का। जीएसटी किसके साथ यूज होता है, माल्टोस किसके साथ यूज होता है। हालांकि इसमें सब में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत नई है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एफसी की जगह एफबी पोर्शन कर देगा, तो वो आप मिसमैच करके वो कर सकता है, स्टेटमेंट वाइज बना सकता है। ओके, आगे। हाँ, अब जैसे टीपीईजी पूछ सकता है। अब आपको टीपीजी ने पता हो या आपको ये ना पता हो, लेकिन अगर आपको गैलेक्टोसाइड दिख रहा है तो आपसे गैलेक्टोसाइडेज आप कर लेंगे। लेकिन अगर वो टीपीजी पूछ लेगा तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, पूछ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, आते हैं लिपिड्स पे, फैटी एसिड्स पे, उनके प्रोटीन्स पे, उनके नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। हालांकि ये सवाल बहुत आसान है, ये कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट अगेन स्टिल देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग टू रिवाइज। तो 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, 24 कार्बन, ये कौन कौन से वो हैं आपके फैटी एसिड्स हैं, उनका नाम क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनका क्या नाम है, हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स दे हैव, डू दे हैव अ सिस बॉन्ड, डू दे हैव अ ट्रांस बॉन्ड, नाम क्या है, प्लीज उसको एक बार याद रखिए। दिस इज द स्लाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल वैक्स, बी वैक्स पे आजकल बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। और बायोलॉजिकल वैक्स में क्या होता है, देखिए इसमें पाल्मिटेट होता है, ठीक है। ट्राई कोनाटाइल कोनाटोइल पाल्मिटेट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बी वैक्स। आपसे बी सेक्शन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है।
और ये किस तरह से काम करता है, ये इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यू शुड नो। ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो ठीक है। ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मेम्ब्रेन लिपिड्स, स्टोरेज लिपिड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी बैकबोन क्या है, सॉरी, उनमें कौन कौन से मोइटीज अरेंज्ड हैं, कहाँ कहाँ अरेंज्ड हैं, कौन कौन से ईस्टर लिंक्ड है, कौन कौन से ईथर लिंक्ड है, ये सब आपको इस डायग्राम में मिल जाएगा। बहुत ही एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, एक बहुत बेसिक डायग्राम है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अब जैसे क्या है कि स्पिंजोलिपिड में स्पिंजोसिन होगा, ठीक है, गैलेक्टोलिपिड में क्लेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। उसके बाद डाइफेनेटाइल ग्रुप आपको किस में मिलेगा, आर्किल ईथर लिपिड्स में मिलेगा। बी सेक्शन सी सेक्शन में स्टेटमेंट टाइप में हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ये है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टेरॉइड से डिटरमाइन होने वाले कितने स्टेरॉइड्स हैं। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रिनडायोसिन है, बीटा एस्ट्रोडोल है, एल्डोस्टेरोन है, प्रिनोसोलोन है, और प्रेस्टिटोस्टेरॉइड है। ठीक है, तो इनमें देखिए ये सारे स्टेरॉइड्स हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। इसके इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। लेनिंजर की बुक से उठाया मैंने, इसलिए लेनिंजर का रेफरेंस लिया है, ताकि अगर आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम आ रही है, लेनिंजर का पीडीएफ अवेलेबल है। नहीं है तो मैं उसको डाल भी दूंगा अपने चैनल पे। आई शेयर द पीडीएफ एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड लुक इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बट अगेन पूछी जा सकती है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे जब लाइट पड़ती है, दो स्टेप्स स्किन के होते हैं, यूवी लाइट पड़ती है, तो कैल्सीफेरॉल में चेंज होता है विटामिन D3, और उसके बाद वो 1 अल्फा 225 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 में चेंज होता है, जिसको हम कैल्सिट्रॉल भी कहते हैं। अब इसमें वो स्टेप्स पूछ सकता है, एक बीच को मिस कर सकता है, ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेप कहाँ होता है। दो स्टेप स्किन में होते हैं, एक लिवर में होता है, किडनी में होता है, कौन सा कहाँ होता है, कौन कौन से पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, यू कैन एक्चुअली सी फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन आता है कि बीटा कैरोटीन से विटामिन A1 बनता है जो रेटिनॉल होता है, 11 सिस रेटिनल होता है जो विजुअल पिगमेंट होता है, ऑल ट्रांस रेटिनल जब इस पे विजिबल लाइट पड़ती है उसके बाद वो सिग्नल देता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, रेटिनोइक एसिड जो कि एक हार्मोनल सिग्नल तो एपिथेलियल सेल देता है, उसका सोर्स भी 11 सिस रेटिनल ही है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, उसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आइए, अगेन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं, जो आपके बी पार्ट में आ सकती हैं, कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो विटामिन ई में होती है, K1 में होती है, वारफेरिन में होती है, यूबिक्विनोन में होती है, प्लास्टोक्विनोन में होती है, और डोलिजोल में होती है, डोलिकॉल में होती है, सॉरी। ठीक है, तो आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आइसोप्रीन यूनिट 10 आइसोप्रीन यूनिट्स किस किस में होती है, जैसे कि ये सारे में आपकी आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी। ठीक है, दे आर सम बायोलॉजिकली एक्टिव आइसोप्रोनाइड कंपाउंड्स और डेरिवेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, आपका आपकी मर्जी, आप देखना चाहें देख लीजिए, स्किप करना चाहें स्किप कर लीजिए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कि 8 मेजर कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड्स हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये लगता है कि बाकी सारी चीजें तो पता है, पॉलीकीटाइड्स के बारे में नहीं पता है, तो वो टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और अल्फाटॉक्सिन B1, ये सारे के सारे ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि
definite. They have their own toxic properties on cells and tissues. ठीक है, ओके, देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, अगेन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हमेशा आता है, कौन सा कहाँ पे ज्यादा है। अब देखिए फॉस्फोडाइडाइल इथेनॉल अमीन कोलिन, ठीक है, फॉस्फोडाइडाइल सीरीन, ये फॉस्फोडाइडाइल सीरीन ही जब बाहर आता है तो एपोप्टोसिस का सिग्नल देता है, ईट में सिग्नल, राइट, याद होगा आपको। उसके बाद देख लीजिए कि क्या क्या किस किस में कितना जो है परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक पे सवाल आते हैं, कौन कौन सी इनर साइड पे, कौन कौन सी आउटर साइड पे है। तो कोलिन और स्फिन जो माइलिन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा पाई जाती हैं, इथेनॉल अमीन सीरीन एनिसिटॉल, ठीक है, ये सारी इनर मेम्ब्रेन पे ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से अ, एक क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिए, इसको मत भूलिएगा। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से जैसे ग्लूट 1 हो गया, ग्लूट 2 हो गया, ग्लूट 3, जो जिसका केएम वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। तो किसका केएम वैल्यू कैसा है, उसका क्या वो है, सिग्निफिकेंस है, रोल है, वो आप मैच द कॉलम में डायरेक्टली आ सकता है, इनफैक्ट आया भी है। एक शायद पीवाईक्यू में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ईयर कौन सा है, बट एक पीवाईक्यू में है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स पे सवाल है। ओके, इसको देखिए, 2 मिनट पॉज कर लीजिए ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये अगेन कुछ को ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनमें से सिम्पोर्ट कौन से हैं, एंटीपोर्ट्स कौन से हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्ट आपका टुवर्ड्स द ग्रेडियंट जा रहा है। ये एक टेबल है जो आपके काम आ सकती है, ठीक है। इसलिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको विजुअलाइज कर लीजिए, और जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन कौन से जो सीएमपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन है, जो कि पीकेए कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पाथवे प्रोसेसेस कौन से हैं वो आप देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिएगा, आराम से देखिए इसको। और आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो फॉस्फोराइलेशन है वो सीरीन रेजिड्यू पे हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, इनमें से कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो सीएमपी को एज अ सेकेंड मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं। सम सिग्नल्स दैट यूज साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर और सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। इसमें वो टेबल बना के पूछ सकता है, वो कुछ कर सकता है इसमें, ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। उस दर पीके देखा था, अभी हम सीएमपी यूज देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं फॉस्फोलाइपेज आईपी3 और कैल्शियम डिपेंडेंट कौन कौन से। इसको पॉज कर लीजिए, देखिए आराम से। क्योंकि देखिए ये जो चीजें है ना, ये अगर आपको याद है उस समय एग्जाम के टाइम पे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आपको याद नहीं है ना तो यू विल मिस मार्क्स। सीएसआईआर का नेट पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 100 नंबर चाहिए, 200 में से 50% पे नेट क्वालिफाई होता है, और जेआरएफ के लिए आपको 120 चाहिए।
120 125 आपको नंबर चाहिए, जो कि इजीली अचीवेबल है अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका रिवीजन आपने किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कैल्शियम और कोलमोडुलिन से रेगुलेटेड है, कुछ ऐसे जो जीपीसीआर से, some signals that act through GPCR. GPCR को ऐसे ही नहीं, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। 70% से ज्यादा सेल सिग्नलिंग जीपीसीआर के थ्रू ही होती है, वो इसीलिए होती है, टेबल आपको जस्टिफाई कर रही है वो चीज। और इनफैक्ट कैंसर की मैक्सिमम ड्रग्स जो सिग्नलिंग रिलेटेड होती है वो जीपीसीआर से ही रिलेटेड होती है। जीपीसीआर बायोलॉजी पे बहुत काम भी हो रहा है आजकल। ओके, ये दोनों टेबल्स को जरा ध्यान से देख लीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अगेन सम टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या मैं सही हूं? चेक करके बताइएगा, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन टीपीपी डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसमें पाथवे क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन रिएक्शंस हैं, जो कि की रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैं, जो कि रेड से मार्क्ड है इसमें, क्योंकि बाकी सबका अगर आप चेंज देखेंगे तो पॉजिटिव में है, डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फॉस्फोइनॉल पायरोवेट से पायरोवेट का डेल्टा जी देखेंगे तो इट्स हाईली नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि रेगुलेशन यहीं पे होगा। आइडिया सिर्फ आपको चीजें रटवाना नहीं है, आइडिया कंसेप्ट भी देना है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट की रेगुलेटरी स्टेप्स of glycolysis are the formation of glucose 6-phosphate, the formation of fructose 1,6-bisphosphate, and the formation of pyruvate, as evidenced by their delta G. Their delta G naught also and their delta G also. And what's the difference between delta G naught dash and delta G? Is that delta G naught dash is measured at cellular concentrations and delta G is measured at concentrations that are not cellular. Okay, please try and understand, these are very important reactions. Okay, again जब हम ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि इट्स कंप्लीटली द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो पायरोवेट से ऑक्जेलो एसीटेट और ऑक्जेलो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पायरोवेट बनाने की रिएक्शन, बाकी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं लगभग लगभग, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि सम टोटल कितना यूज होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, स्टार्टिंग विद पायरोवेट। ओके, आगे चलते हैं। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट, इजी बट इक्वली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन से अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सिलिन, थ्योरेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये पायरोवेट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेनाइल कोए, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्यूरिनिन एंड वैलिन, अल्फा केजी, arginine, glutamate, glutamiine, histidine and proline,
fumarate, phenylalanine and tyrosine and oxaloacetate aspartate and asparagine. Okay, with this you can pause if you want to pause it for a longer time. अगर आपको याद करने के लिए आपको और pause करना, pause कर लीजिए. I think we have come to a conclusion. Yes, we have come to a conclusion. And thank you so much for your time. Thank you so much for your attention. As always, I wish you a happy learning. मकसद सिर्फ आपको वीडियोस प्रोवाइड करना नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है. मकसद ये भी है कि आप अपनी लर्निंग से खुश हों. आप खुशी खुशी जो काम करें, जो करें वो खुशी खुशी करें. यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश को. मुलाकात होती है अगले वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी के या तो क्वेश्चंस के साथ या फिर सीरीज के साथ. कमेंट में ये भी बताइए कि आपको क्या मेरी ये इंपॉर्टेंट टेबल्स की सीरीज रेलेवेंट लग रही है. अगर रेलेवेंट लग रही है तो अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो आप ये मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए मुझसे. व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू नीड फ्रॉम मी. इसी के साथ आई वुड साइन ऑफ फ्रॉम हियर. अगेन थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष. मुलाकात होती है आपसे जल्दी ही. टिल देयर, टेक केयर, गुड नाइट.